मित्रों, ग्रामीण राजनीति पर मैंने कई कहानियां लिखी हैं। गांवों में सरपंच, ग्राम प्रधान, ग्राम अधिकारी, पार्षद, विधायक के काले करतूतों की नंगाझोरी करने वाली एक कहानी मेरे संग्रह धर्म चक्र राजचक्र में संग्रहित है। निसंदेह यह कहानी बेहद दिलचस्प है। आप सुनना शुरू करेंगे तो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहेंगे। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं यह कहानी। इसका शीर्षक है सियासत की बाढ़। जब मानसून समय से न आए तो फसलों को सूखा रोग लग जाता है, और जब असमय आए तो खेत खलिहानों से लेकर बस्तियों तक जलातंक की बीमारी लग जाती है। पूरे जेठ माह तक आसमान से बारिश का एक कतरा भी नीचे नहीं गिरा। परिणाम स्वरूप आषाढ़ के शुरू होते ही लोग त्राही त्राही करने लगे और सरजू नदी के किनारे इकट्ठे होकर इंद्रदेव को रिझाने के लिए सारे उल्टे सीधे कर्मकांड अपनाने लगे। जब यज्ञ अनुष्ठान, अखंड रामायण और भजन कीर्तन से भी इंद्रदेव का दिल नहीं पसीजा तो पंडित बृजबिहारी ने घोषणा की, अब तो बरखा रानी को रिझाने का बस एक ही उपाय बचा है। पूनम की अर्धरात्रि को गांव के मुखिया की नई नवेली बहू सरजू नदी में उघारी स्नान करे। बृजबिहारी का यह आखिरी नुस्खा कुछ ही घंटों में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। शोक मनचले लौंडे इस बात को चुटकियां ले लेकर कह सुन रहे थे। रत्नदेव आग बबूला हो उठे। अरे, हम ग्राम प्रधान हैं तो क्या हुआ? अपनी आबरू को नंगा करने का कुव्वत हम में नहीं है। भाड़ में जाए ऐसी प्रधानी। अरे, हम बरखा कराने का कोई ठेका तो नहीं ले रखे हैं। यह सब ईश्वर की माया है। हमारे बस में क्या है? कुछ भी नहीं। रत्नदेव का ऐसा कहना स्वाभाविक भी था। अभी उन्हें अपने बेटे प्रकाश का ब्याह रचाए जुम्मे जुम्मे कितने दिन हुए ही हैं। बहू के हाथों की मेहंदी के रंग भी फीके नहीं पड़े हैं। कम से कम पहली बार उसके मां बनने तक तो उसे पर्दे में ही रखना होगा। फिर खुले आसमान के नीचे उसे नहाने के लिए विवश करना, और वह भी नदी में एकदम नंगी। रत्नदेव के मन में एक बैक उजाला हो गया। वह मन ही मन धार्मिक ढकोसलों को धिक्कारने लगे, सामाजिक पाखंड की बखिया उधेड़ने लगे। जब गांव वाले उनकी प्रतिक्रिया से वाकिफ हुए तो उनमें बढ़ती बेचैनी आंदोलन का रूप लेने लगी। बटुक भैरव के अहाते में इकट्ठी उत्तेजित भीड़ का बस एक ही फैसला था, अगर ग्राम प्रधान बृजबिहारी की बात नहीं मानेंगे तो उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। राघव ताव में आ गया। उसने सिर पर अंगोछा लपेटकर गर्दन फुलाते हुए ऐलान किया, रत्नदेव को अभी हमारे बीच आने को कहो। आनन फानन में चार तुनक मिजाज लौंडे ग्राम प्रधान के घर जा धमके। रत्नदेव करते क्या? गांव का मामला था और गांव से निकाले जाने की धमकी जो मिली थी। आखिर अपने पुरखों की जमीन जायदाद छोड़कर वह जाएंगे कहाँ? भीख तो मांगेंगे नहीं। ऊंचे खानदान के जो ठहरे वह भय से सिहर उठे, सो ग्राम प्रधानी का फर्ज अदा करने के लिए हाजिर होना ही पड़ा। अहाते में प्रवेश करते ही उन्होंने बटुक भैरव के मंदिर में अपना मत्था टिकाया। हे भैरव बाबा, कुछ भी हो, आप हमारी बहू बेटी की लाज बचाना। जब उन्होंने भीड़ से नजर मिलाई तो उन्हें वहां व्याप्त रोष का पता चल गया। वह अपराधी की भांति सिर झुकाए बीचों बीच खड़े हो गए। सवाल अहम था। नष्ट हो रही फसलों तथा पोखरों और कुओं का पानी सूखने के कारण आदमी और मवेशियों के प्यासे मरने का अति मानवीय प्रश्न था। पंडित बृजबिहारी रोषपूर्वक अपना जनेऊ खींचते हुए आगे आए। आपको तो पता ही है कि इंद्रदेव हमसे कितने कुपित हैं। हम लोग उन्हें मनाने के सारे कर्मकांड करके हार गए हैं,
लेकिन अब हाथ पर हाथ धरे रहने से भी काम नहीं चलेगा। इंद्रदेव चाहते हैं कि राजा अपने कुनबे की जवान बेटी या पतोहू को पूर्णिमा की अर्धरात्रि को सरजू में डुबकी लगवाएं। चूंकि मुखिया ही गांव का राजा सरीखा करता धरता होता है, इसलिए आप ही यह जहमत उठाएं। रत्नदेव ने भैरव देव का ध्यान करते हुए कि भगवान अब हम आपकी शरण हैं, सिर घुमाकर भीड़ पर विहंगम दृष्टि डाली। फिर खखार घोटते हुए गला साफ किया। तो आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दें? अरे जब सारा यज्ञ हवन करा के भी कोई नतीजा नहीं निकला तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि उघारी औरत को खुलेआम चांदनी रात में नहलाने से बरखा हो ही जाएगी? लेकिन इस समाज कल्याण के मुद्दे पर सभी की मिलीभगत थी। रत्नदेव एकदम अकेले पड़ गए, जैसे हिंसक जानवरों के जंगल में निरीह मेमना। वह भागकर जाएंगे कहाँ? उन्हें यह धार्मिक नीति तो निभानी ही पड़ेगी। आखिर गांव वालों ने ही उन्हें प्रधान की कुर्सी पर बैठाया है। प्रधान की हैसियत से उन्होंने जो भी उल्टा सीधा किया है, क्या गांव वालों ने उसे हमेशा मौन सहमति नहीं दी है? ब्रिज बिहारी ने कहा, प्रधान जी, हम कैसे बता सकते हैं कि किस कर्मकांड से देवता कवरेज जाएंगे? कौन सा कर्मकांड पहले करें और कौन सा बाद में? अब हम सारे नुस्खे तो आजमा चुके हैं, आखिरी नुस्खा यही बचा है। यानी यह नुस्खा पहले आजमाया गया होता तो सारा गांव आज आकंठ जलमग्न हो गया होता। उनके आत्मविश्वास भरे स्वर से रत्नदेव पसीने पसीने हो गए। उन्होंने पसीने के उफान को अंगोछे से पूछा। चूंकि ब्रिज बिहारी की दलील में दम था, इसलिए उन्होंने पैंतरा बदलना ही उचित समझा। पर क्या यह जरूरी है कि हमारी ही बहू या बेटी को बलि का बकरा बनना पड़ेगा? अरे गांव में कितनों के घर नई नवेली बहुएं हैं तो क्या हुआ? अरे आप ठहरे हमारे गांव के पहले हाकिम, आपको हमारे भले की बात पहले सोचनी चाहिए। क्या आपको नहीं मालूम है कि राजाओं के जमाने में बरखा के लिए राजा रानी खेत में हल तक चलाते थे? हमें मालूम है कि जो कर्मकांड पंडित जी सुझा रहे हैं वह पहले भी कई बार आजमाया जा चुका है और प्रजा का मनोरथ भी पूरा हुआ है। राघव, जो पहले से ही प्रत्यंचा ताने हुए तीर छोड़ने के लिए बेताब हो रहा था, ने एक भी बार में रत्न सिंह को अवाक कर दिया। वह ऐसी दुविधा में पहले कभी नहीं पड़े थे। उन्होंने यह सोचकर जुबान पर ताला लगा लिया कि अगर अब उन्होंने ज्यादा तर्क कुतर्क किया तो उन्हें गांव से बहिष्कृत किए जाने की धमकी भी मिलेगी, जैसा कि वह कानाफूसियों से सुनते रहे हैं। गांव में उनके विरोधियों में गुटबाजी का माहौल तो पहले से ही बना हुआ है। भूतपूर्व प्रधान ठाकुर जगदम्बा हर पल उनका पैर खींचने की फिराक में पड़े रहते हैं। रसूल मियाँ ने रत्नदेव को मनाने की गरज से उनके कंधे पर हाथ रखा। प्रधान जी, आपके लिए तो यह बड़े फख्र की बात है कि अब आपके हाथों ही गांव वालों का भला होने वाला है। यकीन कीजिए, गरीबों की दुआ से आपकी बरकत में दिन दूनी और रात चौगुनी बरकत होगी। हम तो कहते हैं कि इस रस्म को अदा करके आपकी इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। कौन कहता है कि आपकी बहू की बदनामी होगी? अरे आपकी बहू तो हमारी भी बिटिया समान है। रसूल मियाँ की हौसला अफजाई से रत्नदेव का अड़ियलपन डोल गया। वह भी सोचने लगे कि ऐसे जनहित के सवाल पर पहले उन्हें ही अपना सब कुछ दांव पर लगाना चाहिए। लिहाजा वह गांव वालों के ख्यालात के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते हैं। आज उनका परिवार जो भी ऐशो आराम भोग रहा है वह सब इस प्रधानी की बदौलत ही तो संभव हो पाया है। पहले की अपेक्षा उनका रुतबा बढ़ा ही है।
इसी प्रधानी का चुनाव जीतने के लिए उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ा है, कैसे कैसे पापड़ नहीं बेलने पड़े हैं। खेत गिरवी रखी, अपने जोरू के गहने बेचे। इतना ही नहीं, ऐन मतदान के दिन अपने लाडले प्रकाश को बीए की परीक्षा में शामिल होने के बजाय गांव में ही रोक लिया, ताकि वह चुनावी माहौल का सही सही जायजा लेकर गांव वालों से उनके पक्ष में वोट डलवा सके। बेचारे की साल भर की पढ़ाई का सत्यानाश हो गया, अन्यथा वह इस साल ग्रेजुएट हो गया होता। गांव वाले उनके इस चुनावी जुनून को देखकर न जाने क्या क्या ताने कसते थे कि सिन्हा जी एकदम बौरा गए हैं, कि रत्नदेव जैसा सुच्चा आदमी पॉलिटिक्स कैसे कर पाएगा, कि जब रत्नदेव की जमानत जब्त होगी तब वह दर दर के भिखारी बन जाएंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन रत्नदेव ने अपना दमखम बरकरार रखा। अपनी किस्मत पर भी कितना भरोसा था उन्हें। इसी पंडित बृजबिहारी ने उनकी कुंडली और हस्तरेखा देखकर भविष्यवाणी की थी, जजमान आप इलेक्शन शर्तिया जीतेंगे। शुक्र, चंद्र और बृहस्पति बड़े अनुकूल चल रहे हैं, राजयोग बन चुका है। अगले सप्ताह से 7.5 चढ़ने से पहले ही आपका भाग्योदय हो जाएगा और उसके बाद भी शनि आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। रत्नदेव ने दत्तचित्त होकर चुनाव लड़ा और वह विजयी हुए, और वह भी दिग्गज महारथी ठाकुर जगदम्बा प्रसाद के विरुद्ध, जिनका प्रधानी पर एक छत्र अधिकार रहा है पूरे 15 सालों से। इसलिए इतनी मुश्किल से बाजी जीतने के बाद वह प्रधानी की कुर्सी इतनी आसानी से कैसे छोड़ देंगे। अभी तो जितना चुनाव में खर्च किया था उसका सूद भी नहीं उगा पाए हैं। जब रत्नदेव उदास मन वापस लौट रहे थे तो उन्होंने बटुक भैरव का फिर ध्यान किया। प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। हम तो आपके हाथ की कठपुतली मात्र हैं। आपकी हर इच्छा में हमारा भला छिपा होता है। हे भैरव बाबा, इस साल कहर बरपाने वाली ऐसी बाढ़ लाओ कि हम सरकारी राहत, रसद और माली मदद से अपनी किस्मत चमका लें। करिश्मा हो गया। दैवी चमत्कार का ऐसा नायाब मिसाल न पहले कभी देखा न सुना। इधर रत्नदेव की गोरी गुनबारी बहू ने चांदनी रात में सरजू में डुबकी लगाई। उधर पूरब दिशा से कपासी मेघों का घनघोर गुबार उमड़ने लगा। पंडित बृजबिहारी सरजू किनारे जमा भीड़ के बीच सीना फुलाकर इतराने लगे। देख लिया ना हमारा चमत्कार। अब देखना यह गांव ही क्या, सारी दुनिया बरखा से लबालब हो जाएगी। चांदनी उजास में रसूल मियाँ ने भीड़ को चीरते हुए बृजबिहारी के पास आकर उनकी पीठ थपथपाई। मान गए उस्ताद, आप अपने फन में कितने माहिर हैं, लाजवाब हैं, आपके क्या कहने। इधर बृजबिहारी अपने चापलूसों से घिरे हुए तारीफों के पुल पर खड़े दर्प में झूम रहे थे। उधर पानी की मोटी मोटी बूंदें आसमान से टपकने लगी। रत्नदेव ईर्ष्या से पागल हुए जा रहे थे। सोच रहे थे कि अलूनी दाल में नून हमने डाला, लेकिन लोग धूर्त पंडित की मक्खनबाजी कर रहे हैं, हमारी नहीं उसकी चंपी मालिश कर रहे हैं। बूंदाबांदी बारिश का रूप ले रही थी। बृजबिहारी ने समय रहते घट भविष्यवाणी की, यह कोई मामूली बरखा नहीं होने वाली है, बड़ी मूसलाधार होने वाली है। आखिर हमारे पूजा पाठ का जोर जो लगा है। चूंकि बृजबिहारी में लोगों की आस्था अडिग हो चुकी थी, इसलिए उनकी चेतावनी को सुनते ही लोग भागने लगे, जैसे बारिश नहीं साक्षात भूत उनका पीछा कर रहा हो। बारिश से तरबतर रत्नदेव ने घर में घुसते ही घूंघट में अपनी बहू को गर्व से देखा। तू तो बड़ी भागवान है, तूने तो मेरा कद बढ़ाकर 49 हाथ का कर दिया। बेशक उनकी बहू उनके खानदान में ही क्या, दूर दराज के इलाकों तक बड़ी श्रेय और प्रतिष्ठा की हकदार बन गई थी। रत्नदेव सोने की अथक कोशिश करने के बाद भी नहीं सो सके।
बरसात की रिमझिम उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भी ज़्यादा मनभावन लग रही थी। वह देर तक सोचते रहे कि क्या बटुक भैरव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अगर सरजू में बाढ़ कचक कर आ जाती और उनका गांव नदी का मझधार बन जाता तो वह मान लेते कि भैरव बाबा ने उनकी बहू को धनलक्ष्मी बनाकर उनके घर में भेजा है। सूखा क्या है, वह तो हर साल अपनी हाजिरी लगा जाता है, लेकिन उससे उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। न तो सरकार भूखे प्यासे लोगों के लिए कोई माल पानी भेजती है, न ही धन्ना सेठ सूखा पीड़ितों के लिए कोई दान चंदा देते हैं। बहुत हल्ला गुल्ला मचाने पर लावारिस पड़े चंपा कलों की मरम्मत करा दी जाती है, एकाध कुएं खुदवा दिए जाते हैं या पंपिंग मशीन चलाकर 2-4 दिन पानी चला दिया जाता है। इन सब से ग्राम प्रधान को क्या फायदा पहुंचता है? इतनी एड़ी चोटी की कोशिश से यह ग्राम प्रधानी हाथ लगी है, पर 3 साल से छूछे हाथ हैं, कहीं कोई बड़ा हाथ नहीं मार सके। लिहाजा अगर सूखा लंबा खिंच जाता है तो कुछ नेता और अफसर क्षेत्रीय दौरा कर जाते हैं। जनसंख्या विभाग के कर्मचारी भूले भटके यह रिपोर्ट लेने चले जाते हैं कि सूखा से कितने लोग भूख प्यास के शिकार हुए हैं और कितने सूरज के कोप का भाजन बने हैं। फिर उसके बाद जाड़ा के आने तक सरकार कान में रुई डालकर खर्राटा भरती रहती है, लेकिन इस बाढ़ का क्या कहना। वह अपने पीछे अनाज का गोदाम और रुपयों के बंडल बांध कर आती है। जितनी तबाहकुन और दीर्घजीवी बाढ़, उतना ही ज्यादा ग्राम प्रधान की चांदी। जैसे यह बाढ़ नहीं, साक्षात कुबेर का खजाना फूट पड़ा हो। कोई 7 साल पहले कुबेर ने बाढ़ के रूप में अपनी दया दृष्टि दिखाई थी। तब गांव के प्रधान जगदम्बा प्रसाद थे। अरे क्या कमाई की थी उन्होंने, आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसी कमाई की बदौलत उन्होंने शहर में एक सिनेमा हॉल खुलवाया, 2-2 ट्रक चलवाए, अपने नाकारा पड़े कोल्ड स्टोरेज का जीर्णोद्धार करवाया। इतना ही नहीं, अपने नालायक बेटे को डोनेशन के जरिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया और अपनी सयानी बेटी का इतने छाव बधाव से ब्याह कराया कि ऐसे आलीशान विवाह की मिसाल दूर दूर तक दी जाती है। विवाह हो तो ठाकुर की बेटी की तरह, नहीं तो न हो। काश ईश्वर उनकी मनोकामना भी पूरी कर देता। वह भी कम से कम एक भव्य कोठी तो बनवा ही लेते। अपने निठल्ले आलसी बेटे के लिए पेट्रोल पंप खुलवा देते, ईंट के भट्ठे चलवा देते, यानी कुछ ऐसा पक्का जुगाड़ कर लेते कि जब वह प्रधानी की कुर्सी पर न भी बैठे हों तो मजे से चिकनी चुपड़ी रोटी तोड़ सके। सुबह जब रत्नदेव की नींद खुली तो झमझमाती बरसात ने उन्हें एक सुखद एहसास से आप्लावित कर दिया। घर में जितने भी सदस्य थे वे सभी यह आस लगाए बैठे थे कि यह बारिश कम से कम सप्ताह भर तो अविराम होती ही रहे, ताकि सरजू नदी भभक कर उन्हें डुबो दे। उनका गांव देखते देखते जल समाधि ले ले। लोग बाग हाहाकार करने लगे, मवेशी बाढ़ में बहकर मर खप जाए और खड़ी फसल का दम घुट जाए। जब वर्षा में कुछ मंदी आ जाती तो सभी के चेहरे पर चिंता पसरने लगती। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं इस साल भी बटुआ खाली न रह जाए। हे ईश्वर, बस एक बार बारिश इस गांव को आकंठ डुबो दे। साल दर साल आने वाला सूखा तो हमें कौड़ी कौड़ी का मुहताज बना कर ही छोड़ेगा। प्रधानी की कुर्सी सिर्फ 2 साल ही सलामत रहेगी, फिर नया चुनाव होगा, पता नहीं कौन प्रधान बनेगा। रत्नदेव दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बरसात का जायजा ले रहे थे। न तो अखबार पढ़ने में जी लग रहा था, न ही गरम गरम पकोड़े खाने में। जसोदा बार बार रसोई से आकर बरामदे में झांक जाती। वह अत्यंत चिंतित थी कि आखिर उसके पति उसके बनाए लजीज पकौड़े क्यों नहीं खा रहे हैं, और यह पूछ जाती क्या पकौड़े के साथ पुदीने की चटनी चलेगी या टमाटर की मीठी चटनी लाए। पर रत्नदेव की आंखें सब बातों से बेखबर बारिश की धार पर टिकी हुई थी। मक्खियों का हुजूम उमड़ रहा था। वे न केवल पकौड़ों पर टूट रही थी, बल्कि रत्नदेव के मुंह पर भी अपने डंक चुभो रही थी।
लेकिन वह थे कि सिर्फ हाथ हिला हिलाकर मक्खियां उड़ा रहे थे, मन तो कहीं और लगा हुआ था। चुनांचे दाऊ जितने गांव वालों से नहीं प्रसन्न थे, उससे ज्यादा वह रत्नदेव पर रीझ रहे थे। गोया कि यह कह रहे हो कि रत्नदेव देख, तूने अपनी बहू की चमचमाती देह का दर्शन मुझे कराया और मैंने तेरी झोली भर दी। इस साल मैं तुझे माला माल करके ही दम लूंगा। लगातार झमाझम बरसात ने उनका अहोभाग्य लिख दिया था। जब रसूल मियाँ ने आकर उन्हें इत्तला किया कि प्रधान जी, ऐसी ताबड़तोड़ बारिश कई सालों बाद देखी है, तब रत्नदेव के रोंगटे खड़े हो गए, मन में लड्डू फूटने लगे, लेकिन चेहरे पर कृत्रिम चिंता की रेखा के साथ वह मेहराई आवाज में बोल उठे, अरे मियाँ, यह तो अच्छी खबर नहीं है। हमारा गांव तो सबसे पहले बाढ़ का ग्रास बनेगा, क्योंकि यह सरजू की घाटी के बराबर फैला हुआ है। उन्होंने अपने बेटे प्रकाश को आदेश दिया, ट्रांजिस्टर लाओ। जब टार्च की पुरानी बैटरियां डालकर ट्रांजिस्टर ऑन किया गया तो जिले की स्थानीय खबरें ही चल रही थी। खबर भी क्या थी कि बारिश की रनिंग कमेंट्री चल रही थी। उन्होंने कान में उंगली डालकर जोर से हिलाया ताकि चिपचिपाहट कम हो जाए और वह समाचार का एक एक हिज्जा साफ साफ सुन सके। कभी क्रिकेट टेस्ट मैच की कमेंट्री भी इतने चाव से नहीं सुनी होगी। नदी में अचानक बाढ़ की आशंका से प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे थे। गांव के गांव डूबते जा रहे थे। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी कर रहा था कि अगर यह बारिश लंबी खींची तो बाढ़ की तबाही पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकती है। रत्नदेव ने बटुक भैरव का ध्यान कर उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी दरमियान एक किशोर कीचड़ और उफनता पानी फलांगता उनसे रूबरू हुआ। मालिक मालिक, बड़ा गजब हो गया है। अखड़ू कहार का घर ढह गया है और उसके परिवार के सभी जने उसमें दब गए हैं। मुंशी ताल का पानी उसके ही घर में हड़हड़ा कर भर रहा है। रत्नदेव के कान खड़े हो गए। अभी बाढ़ आई नहीं और भाग्यशाली विप्लव आरंभ हो गया। पास खड़ी जसोदा देवी ने अपने पति से आंखों ही आंखों में इशारा किया, बोहनी बट्टे का मौका है, अब तनिक भी देर मत कीजिए। रत्नदेव उसका इशारा समझ गए और अखड़ू के घर गिरने के समाचार से आहत रसूल मियाँ को झकझोरा, मियाँ, इचको भर कोताही मत बरतो, नहीं तो अखड़ू सपरिवार बरखा की बलि पर चढ़ जाएंगे। वे नंगे पांव निकल पड़े। बरसात में जूता चप्पल पहनने की कबाहट कौन मोल ले। रास्ते भर मदद करो मदद करो, अखड़ू का घर ढह गया है चिल्लाते हुए जब वे अखड़ू के छत विछत मकान के सामने आकर खड़े हुए तो उनके साथ कोई दर्जन भर हट्टे कट्टे नौजवान भी शामिल हो गए थे। रत्नदेव ने दहाड़ कर कहा, तुम जने खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो, काम पर लिपट जाओ। पहले झटपट मलबा हटाओ, फिर अखड़ू के परिवारजनों को बाहर निकालो। इसका ख्याल रखना किसी की जान पर कोई खतरा ना आए। वह तहे दिल से प्रार्थना करते जा रहे थे, हे भगवान, हमारी प्रधानी में किसी की अकाल मौत न हो। लगभग आधे घंटे की जीतोड़ मशक्कत के बाद अखड़ू समेत उसके सभी परिवारजनों को बाहर निकाला गया। वे खून से लथपथ थे और उनमें से किसी न किसी का कोई न कोई अंग भंग हो चुका था। रत्नदेव ने निढाल युवकों को फिर अपना फरमान सुनाया, अरे इतने में ही तुम जनों का कचुम्बर निकल गया। अब और देर करोगे तो इनमें से कोई न कोई मर जाएगा। इन्हें अपने अपने कंधे पर उठाओ और अस्पताल पहुंचाओ। इस खराब मौसम में हम तुम्हारे लिए मोटर गाड़ी तो मंगाएंगे नहीं। ग्राम प्रधान रत्नदेव रातों रात दीनबंधु के नाम से लोकप्रिय हो गए। लोग उन्हें भूतपूर्व प्रधान ठाकुर जगदम्बा प्रसाद से लाख दर्जे बेहतर साबित करने पर तुले हुए थे कि एक साला वो था जो हमें 15 सालों में लूट खसोट कर कंगाल बना गया, और एक ये ईमानदार प्रधान है जिसे दीन दुखियों की सेवा करने में ही परम आनंद मिलता है। रत्नदेव नंगे पांव अस्पताल में जमे रहे, भूखे प्यासे पूरे 8 दिन तक।
जब तक कि अखड़ू अपने घायल बाल बच्चों समेत चंगा होकर राहत शिविर में स्थानांतरित नहीं हो गया। अस्पताल से राहत शिविर तक रत्नदेव को पत्रकारों से घिरे रहना बेहद रास आया। एक मिसालिया समाजसेवक बनने के लिए वह एड़ी चोटी का प्रयत्न कर रहे थे। कई घर ढहे, दर्जनों लोग घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हुए। वह उनकी तीमारदारी में तन मन से समर्पित रहे। फलस्वरूप उनकी समाज सेवा की रपट बड़े बड़े अखबारों में उनकी फोटो समेत छपी। कलेक्टर साहब ने उनकी पीठ थपथपाई और ब्लॉक प्रमुख ने उन्हें एक सार्वजनिक सभा में आमंत्रित कर सम्मानित किया। रत्नदेव उर्फ दीनबंधु एक अदने से गांव के ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिला के लिए चिराग हैं। उनकी उदार सेवा भावना से प्रभावित होकर हम उन्हें जिला रत्न के खिताब देते हैं। गड़गड़ाती तालियों की गूंज इतनी दूर तक प्रतिध्वनित हुई कि जिले के सांसद की भी नींद उड़ गई। वह एक बार नहीं 3-3 बार उनसे मिलने आए, उन्हें वचनबद्ध किया कि अगले साल उन्हें इस छोटे से गांव से उठकर शहर में जमना होगा, वहां मेयर बनकर पूरे जिले को कृतार्थ करना होगा। आखिर लोकप्रियता की चोटी छू रहे रत्नदेव जैसे घातक बला को टालने के लिए उनके आगे हड्डियां तो डालनी ही पड़ेंगी, अन्यथा क्या पता पार्टी अध्यक्ष उनके बजाय रत्नदेव को ही लोकसभा चुनाव लड़ने की टिकट न दे दे और उनका पत्ता ही साफ हो जाए। लेकिन रत्नदेव के लिए तो मेयर का चुनाव लड़ने का न्योता मिलना अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा था। वह तो सचमुच बटुक भैरव के कृपा पात्र बनते जा रहे थे। जब बारिश का कहर कुछ मध्यम हुआ तो बाढ़ ने गांव के गांव लीलना शुरू कर दिया। मक्के की इठलाती फसल की कमर तो पहले ही टूट गई थी, अब बाढ़ ने खेतिहरों और मवेशियों को आतंकित करना शुरू कर दिया। 36 टोलों और 30,000 की जनसंख्या वाला सिमौरी गांव जलमग्न हो गया। पर दीनबंधु ने बाढ़ में बह रहे विषधर नागों और जहरीले बिच्छुओं और गोचरों से बचाव के लिए सारे बंदोबस्त पहले ही कर दिए। जिन स्कूली भवनों और राहत शिविरों में अपने गांव वालों को स्थानांतरित किया गया था, वहां डॉक्टरों, कंपाउंडरों और नर्सों की टीम पहले ही तैनात करा दी। फिर अपने बाढ़ शरणार्थी लोगों को घूम घूम कर तसल्ली भी देने लगे। तुम्हारे ढहे घर की मरम्मत हम कराएंगे, तुम्हारे मरे मवेशियों का मुआवजा हम दिलाएंगे, हमारे जीते जी तुम लोगों को भूख, महामारी, रोग आजार से कभी नहीं मरने देंगे। दीनबंधु रत्नदेव को अपना भाग्य पलटता सा लग रहा था। यह सब रुद्रावतार भैरव देव की कृपा थी। सो उन्होंने अपने बेटे प्रकाश को शहर भेजकर भैरव बाबा का रेशमी गंडा मंगवाया और पंडित बृजबिहारी से विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ कराकर उसे अपने गले में धारण किया। गांव वालों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि दीनबंधु जी कष्ट और संघर्ष के दौर में भी ईश्वर को नहीं भूलते। आखिर दरिद्र और विपन्न ग्रामीणों के हित में ही तो उन्होंने भैरव बाबा का प्रसाद ग्रहण किया है। लिहाजा उन्होंने बंद आंखों से अपने इष्ट देव को वचन दिया, भगवान, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम अपने गांव में आपका एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएं। बाबा, बस मेरी झोली हीरे मोतियों से भर दो और अगले साल जिला मेयर के चुनाव में हमें तुच्छ मेयर की कुर्सी मुहैया कराकर अपना आजीवन दास बना लो। दीनबंधु ने आंखें खोली तो सामने बृजबिहारी को खड़ा पाया, जो उनकी मनोस्थिति को बखूबी ताड़ रहे थे। जजमान, ईश्वर आप पर रीझ गए हैं, हम तो ठहरे भिखारी बाभन। बस आप जनों की खुशहाली के वास्ते नारायण से टेढ़ लगाना ही हमारा धर्म है। मालिक, अपने इस गुलाम पर भी रहम कीजिएगा। हमें ज़्यादा नहीं, बस आपकी कमाई में से 2% चाहिए। हम नाती पूत समेत आपका गुणगान करते रहेंगे। जब बृजबिहारी ने करबद्ध निवेदन करने के बाद रत्नदेव को जाने का रास्ता दिया तो दरवाजे पर बीडीओ साहब का मैसेंजर कोई सरकारी लिफाफा लिए बेताब हो रहा था। रत्नदेव ने एक झटके से लिफाफा लेकर उसका मजमून पढ़ा।
मन में खुशी की बयार बहने लगी। सरकार ने प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से पीड़ितों की राहत के लिए 5 ट्रक अनाज की डिलीवरी मंजूर कर ली थी। साथ में उजड़े ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए 8 लाख रुपए की राशि भी। चालाक बृज बिहारी उनका चेहरा पढ़कर पत्र के संदेश को भांपने का यत्न कर रहे थे, पर रत्नदेव ने एक नाचीज की तरह लिफाफे को कुर्ते की जेब के हवाले कर दिया और ब्रजबिहारी का ध्यान एक इतर विषय पर बंटाने लगे। पंडित जी, अब हम सचमुच तबाह हो गए हैं। ई ससुरी बाढ़ ने हमें कहीं का न छोड़ा। सरकार कान में बत्ती डाले बैठी है और हम हैं कि फिजूल गला फाड़ कर चिल्लाए जा रहे हैं। अब तो अम्मा चिल्लाने पर भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। ऐसे में हमारी जान की हिफाजत भगवान भी करेगा या नहीं? अंतर्यामी बृजबिहारी सब समझ रहे थे कि अब रत्नदेव कोई बड़ा हाथ मारने से पहले ऐसी ही उड़ी उड़ी बातें करेंगे। जनता का माल हजम करने से पहले कभी सरकार की बखिया उधेड़ेंगे तो कभी अपना रोना रोएंगे। लेकिन वह मन ही मन यह भी कहते जा रहे थे, जब हम इस बगुला भगत को रंगे हाथों पकड़ेंगे तब पूछेंगे कि बच्चू, गुरु दक्षिणा दिए बिना ही सारा माल हड़प कर जाना चाहते हो? अभी हम हल्ला गुल्ला मचाकर तुम्हारे थोपड़े से ईमानदारी का चोंगा हटा देंगे, तुम्हें सरेआम नंगा कर देंगे। हुआ भी वही जो रत्नदेव की सामाजिक सेहत के लिए अच्छा नहीं था। जब वह शाम 8 बजे अपने पुरखों के परित्यक्त मकान में 5 ट्रक का अनाज छिपाने का जुगत भिड़ा रहे थे, तभी जैसे सांप दूर से ही आदमी की गंध पहचान लेता है, वैसे ही ब्रजबिहारी कहीं से आधम के। रत्नदेव तो एकदम से हड़बड़ा कर रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पंडित इतना कांया निकलेगा। ब्रजबिहारी आते ही अपना पंडिताना राग अलापने लगा। दीनबंधु जी, ऐसा प्रतीत होता है कि दीन दुखियों की दुआओं का असर होने लगा है। क्या यह अनाज सरकार ने भिजवाया है? ब्रजबिहारी मुक्त कंठ से रत्नदेव को हुई इस आमदनी के लिए बधाई देने पर तुले हुए थे। रत्नदेव ने कनखियों से इधर उधर ताक झांक कर माहौल का जायजा लिया और ब्रजबिहारी के कान से अपना मुंह सटा दिया। पंडित जी, आप सुबेरे वाली अपनी 2% वाली बात भूल गए क्या? ब्रजबिहारी एकदम से निरीह तोते पर बाज की भांति टूट पड़े। ना ना ना, इस मामले में तो ऐसा सौदा हमें कतई मंजूर नहीं है। हमें तो 50-50 का हिस्सेदार बनाओ, अन्यथा गांव में जाकर शोर मचाऊंगा और यह पखेड़ा खड़ा करूंगा कि। रत्नदेव ने चट अपना हाथ ब्रजबिहारी के मुंह पर रख दिया, लेकिन उनकी बोलती कहाँ बंद होने वाली थी। अब आप हमारी जुबान पर ताला मत लगाइए, नहीं तो हम आपकी आती लक्ष्मी पर ग्रहण लगा देंगे। हमें भेड़ की खाल उखाड़ कर भेड़िया को नंगा करना भी खूब आता है। तब लोग आपके दीनबंधु के चोले को बखूबी जान जाएंगे, आपको और आपकी प्रधानी को एक ठिकाने लगा देंगे। रत्नदेव उनके अड़ियलपन के कारण सन्न रह गए, अपराध बोध से बीमार से हो गए। वह उन्हें सरपत झाड़ की ओट में खींच ले गए। उन्हें अपने हक पर किसी ऐरे गैरे द्वारा दावा किया जाना एकदम नागवार लग रहा था। ब्रजबिहारी को एक दमड़ी देना भी अनुचित लग रहा था, पर वह करें तो क्या करें? भांडा फोड़ का भय उन्हें बुरी तरह खाए जा रहा था। इसलिए उन्होंने ब्रजबिहारी के साथ बहसाबहसी में अपने घुटने टेक दिए। सौदा पट गया। जनता का मुंह बंद करने के लिए 1 ट्रक का अनाज बाढ़ पीड़ितों में वितरित किया जाएगा। शेष 4 ट्रक में से 3 ट्रक का अनाज रत्नदेव के हिस्से में जाएगा और 1 ट्रक अनाज ब्रजबिहारी को मिलेगा। चुनांचे रत्नदेव झक्की ब्रजबिहारी से चौकन्ना हो गए। पंडित न 3 में न 13 में फिर भी हराम की कमाई कर गया, लेकिन वह करते भी क्या? गोरख धंधे में वह अभी बहुत कच्चे हैं। गुस्से में उन्होंने अपने होठ काटकर सारा मुंह लहूलुहान कर दिया। ब्रजबिहारी कटाक्ष पूर्वक मुस्कुराते रहे।
दीनबंधु जी, आप हमें ऐसे ही खुश करते रहिए और हम आपके लिए बटुक भैरव से प्रार्थना करते रहेंगे। अरे हाँ, हमारी मिली भगत के बारे में किसी को कानो कान खबर न होगी। पल भर के लिए रत्नदेव बटुक भैरव के जिक्र से झुंझला उठे, लेकिन अगले ही पल उनकी मन ही मन मक्खनबाजी करने लगे। भगवान, हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आप हमारी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम अपने गांव में आपके मंदिर का निर्माण जरूर करवाएंगे। इस संकल्प ने उनके मनोबल को और दृढ़ किया। शायद उनकी चापलूसी भगवान को भली लगी, लिहाजा रत्नदेव की तिलमिलाहट वाजिब थी। उनके हक पर कोई दूसरा आदमी बट्टा लगा गया था। वह सर्किट हाउस के बरामदे में टहलते हुए लालटेन की लुप लुप में सन्नाटे से सिर टकरा रहे थे। उनके घर वालों को उनकी बेचैनी का कारण पता नहीं था। प्रकाश उनके सामने से ही असलम की दुकान से बकरे का गोश्त लेकर अंदर गया था और महरीन द्वारा सील लोड़े से गरम मसाला, प्याज, लहसुन, अदरक आदि के पीसे जाने की महक चारों ओर फैल चुकी थी। उसके बाद भगोने में प्याज का तड़का लगाकर गोश्त को मसाले में भुनने और उसमें शोरबा लगाने की आहट भी उन्हें मिल चुकी थी। किंतु आज उनका मन गोश्त खाने से पहले होने वाली जल्दबाजी से बिल्कुल चंचल नहीं था। उनका मन तो इस ग्लान से झुलस रहा था कि उन जैसे चतुर कायस्थ को एक ब्राह्मण बुद्धू कैसे बना गया था। बुद्धि विलास में मात देने के उनके पौराणिक अहं को चकनाचूर कर गया था। जब बिटिया सलोनी ने आकर लालटेन की बत्ती बढ़ाते हुए रोशनी तेज की और चटाई बिछाकर पानी भरा लोटा और गिलास रखा, तो उसके साथ साथ रोटी का सूंधापन भी उसारे में फैल गया। अब उनका जीभ पर से संयम टूटने लगा। वह पालथी मारकर खाना खाने बैठ गए। अभी उन्होंने मुश्किल से 2 रोटियां ही खाई थी और गोश्त के चंद टुकड़े ही छिछोरे थे कि दरवाजे पर हुई दस्तक से उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। जसोदा खिड़की से झांककर फुसफुसाई, ए जी, ठाकुर जगदम्बा आए हैं। रत्नदेव ने थाली खिसकाकर सलोनी बिटिया को दरवाजा खोलने के लिए इशारा किया और खुद भूतपूर्व प्रधान की अगवानी के लिए खड़े हो गए। तो दीन बंधु जी, अब आपके सितारे बुलंद हैं। लगे हाथ अपनी 7 पीढ़ियों की किस्मत भी चमका लीजिए। ठाकुर जगदम्बा ने घुसते ही व्यंग कसा और मीट की गंध को नाक से सुड़कने लगे। अभी रत्नदेव उनके आगे स्टूल खिसकाते हुए खुद मचिया पर बैठ ही रहे थे कि जगदम्बा फिर बोल उठे, तो बाबू साहब, कल कलेक्टर साहब से चेक लेने कब चल रहे हैं? आपकी हिफाजत के लिए हमारा और हमारे आदमियों का आपके साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। जानते ही हैं जमाना कितना खराब है। रत्नदेव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोचने लगे कि 8 लाख की रुपयों की सरकारी मदद के बारे में जगदम्बा को कैसे भनक मिली। जरूर बृजविहारी ने चुगलखोरी की होगी। वह मन ही मन उसे गिन गिन कर गालियां देने लगे। अरे हाँ ठाकुर साहब, हम तो आपकी इसी खातिर याद करने वाले थे। आखिर भूतपूर्व प्रधान की देखरेख में ही तो गांव वालों का भला होगा। फिर इसी रकम से तो बाढ़ की परवान चढ़े उनके घरों की मरम्मत होगी, टूटी फूटी गलियों को दुरुस्त किया जाएगा, जो प्राइमरी स्कूल ढह गया है उसे दोबारा खड़ा किया जाएगा। बरसात के बाद आने वाली महामारी से निपटने के लिए दवा दारू का इंतजाम भी तो इसी से किया जाएगा। रत्नदेव पूरी ईमानदारी बरतने और अपने मन की खोट छिपाने का ढोंग करते हुए जगदम्बा को विश्वास में लेने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन जगदम्बा उनकी बातों को बैठियाते हुए हंस पड़े। तो अब आपने गांव में सुधार आंदोलन चलाने का पूरा मन बना लिया है। अरे दीन बंधु जी, आपको अपने बाल बच्चों का भी कुछ ख्याल है क्या? उनके इशारे से बिल्कुल अनजान बनकर रत्नदेव ने पूछा, आपका मतलब हमारी समझ में तो नहीं आया जगदम्बा जी। आप ऐसे नहीं समझेंगे। कहते हुए जगदम्बा ने अपनी स्टूल उनकी मचिया से सटा दी। उनके मुंह से शराब की भभक से रत्नदेव का मन मितलाने लगा।
जगदम्बा ने कहा, रतन भाई, आप प्रधानी की कुर्सी बहुत कुछ हार कर जीते हैं, आप उस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? रत्नदेव गंभीर हो गए। उन्हें पहले जो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी, अब अच्छी तरह समझ में आने लगी थी। वह यह भी समझ रहे थे कि पंडित जी की तरह यह ठाकुर भी उनसे बिना मूलधन के ब्याज ऐंठना चाहता है, उनका हितैषी बनने का स्वांग खेलकर। जगदम्बा पुनः बोल उठे, ना ना ना, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो आपको कुछ दे के ही जाएंगे, लेके नहीं। दरअसल हम आपको अपना तजुर्बा बताने आए हैं, आप समझ रहे हैं ना? रत्नदेव यंत्रवत सिर हिला रहे थे और उनका मन टटोलने की कोशिश कर रहे थे। जगदम्बा लगातार बोलते जा रहे थे, प्रधान जी, हमारा मतलब ये है कि आपको जो जनसेवा करके वाहवाही लूटनी थी सो आप लूट चुके हैं। अब आप अपनी लोकप्रियता भुनाइए, समय का यही तकाजा है। आप क्या समझते हैं कि सरकार ये रुपया आपको जनता में लुटाने के लिए दे रही है? नहीं नहीं, वहाँ विकास के नाम पर बड़े बड़े मंत्री संतरी, एमपी एमएलए अरबों की हेराफेरी कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग क्या लाख 2 लाख भी नहीं बना पाएंगे। बस यह समझ लीजिए कि सरकार हमें यह रकम हमारी जुबान पर ताला लगाने के लिए दे रही है, ताकि हम उनके घोटालों की ओर से अपनी नज़र फेर लें और उनका गुणगान करते रहें। अरे बाबू साहब, यही तो खाने पीने का मौका है, लक्ष्मी के बरसने का यही तो मौसम है। अब अपनी चादर फैला दीजिए, नहीं तो बाद में कुछ भी हाथ नहीं आएगा, आप बहुत पछताएंगे। ठाकुर जगदम्बा सोच रहे थे कि रत्नदेव ईमानदारी की कठपुतली है, जिसे बेईमानी की डोरियों से खींच तान कर नचाना होगा। इसलिए उन्होंने गुमसुम रत्नदेव को जोर से झकझोरा, रतन भाई, डरो मत, हम 8 लाख रुपए का पक्का चिट्ठा तैयार करेंगे, पैसे वैसे देकर रसीद और मेमो बनवाएंगे, बाकायदा चार्टर्ड अकाउंट से ठप्पा लगवाकर। बस 20-25 हज़ार खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपको कुछ दे के ही जाएंगे, लेके नहीं। रत्नदेव उनका मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, कयास लगा रहे थे कि इसमें उनका हिस्सा कितना होगा, लेकिन वह भी जनसेवा करने का नखरा दिखाने पर तुले हुए थे। नहीं नहीं ठाकुर साहब, बेचारी गरीब नवाज जनता के हिस्से का धन ऐंठ कर हमें नरक का भागीदार नहीं बनना है। अरे रे रे, आप नरक के भागीदार क्यों बनेंगे? अभी आपने जो जनसेवा की है, क्या वह सब घेलुए में चला जाएगा? हम तो दावा करते हैं कि जब आप 150 साल जीकर भगवान के यहाँ जाएंगे तो वह आपको अपने बगल में बैठाएंगे। जगदम्बा ने उनकी बात बीच में ही कुतर दी। रत्नदेव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि बेवकूफ़ जगदम्बा उनके ईमानदार होने की गलतफहमी का पूरी तरह शिकार हो गया है, पर वह तहे दिल से बटुक भैरव से प्रार्थना भी करते जा रहे थे कि उनके दूध से धुले होने का यह नाटक कभी सफल न हो, क्योंकि आखिरकार उन्हें कुबेर का कृपा पात्र बनने के लिए जगदम्बा से ही दीक्षा लेनी होगी। वह अपने मन में बटुक भैरव से यह गुहार लगाने में कोई चूक नहीं कर रहे थे कि प्रभुवर, हमें इस 8 लाख में से कम 7.5 लाख का अधिकारी तो अवश्य बनाओ, जिसमें से वह बेशक 50,000 खर्च करके पंचायत की दक्षिण कोने वाली जमीन पर आपके मंदिर का निर्माण करवाएंगे और शेष रकम से अपने घर की पुश्तैनी कंगाली दूर करेंगे। हम आपको वचन देते हैं कि जब आप हमें अगले साल मेयर की कुर्सी मुहैया कराएंगे और मोटी कमाई के मौक़ों से हमें कृतकृत्य करेंगे, तो हम आपके मंदिर की सजावट न केवल संगमरमर से करवाएंगे, बल्कि इस पर स्वर्ण और रजत की कसीदाकारी भी करवाएंगे। जगदम्बा प्रसाद हकलाते हुए फिर शुरू हो गए, दीनबंधु जी, स्वर्ग नरक के फेर में अभी से पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में बुढ़ापे में सोचिएगा। अभी आपको अपनी गृहस्थी पाल लगानी है। देखिए, आपका पुश्तैनी मकान शायद इस बारिश और बाढ़ में भगवान ना करे सो समय रहते अपने पुराने मकान का। सलोनी बिटिया भी सयानी हो रही है, प्रकाश भी बाल बच्चेदार होने वाला है, उसके धंधे का जुगाड़ करना है। अब बचा
आपका छोटा बेटा संतोष जो इस साल बीएससी कर चुका है। हाँ, वह है बड़ा जहीन। हम तो कहते हैं उसके लिए कोई बढ़िया व्यवस्था कीजिए। मेडिकल में एडमिशन क्यों नहीं दिला देते? हमारे बेटे के साथ वह भी पढ़ लेगा दिल्ली में। आपके पास पैसा भी है और मौका भी। एडमिशन की चिंता मत पड़िए, मैं पीएम से सोर्स भिड़ा दूंगा। 1-1.5 लाख डोनेशन देने से बात बन जाएगी। हमें तो बहुत खुशी होगी। अब क्या बताएं, हमारा क्या, हमसे आपसे क्या लेना है? हम तो कुछ दे के ही जाएंगे, लेके नहीं। उनकी कुछ दे के जाएंगे लेके नहीं वाली बात तीसरी बार सुनकर रत्नदेव का सिर चकराने लगा। आखिर माजरा क्या है? लेकिन जगदम्बा ने उनके घर का आर्थिक चिट्ठा खोलकर उनके स्वांग पर पूर्ण विराम पहले ही लगा दिया था। अतः उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। ठीक है जगदम्बा जी, जब आप इतना जोर दे रहे हैं तो कल कलेक्टरेट चलकर 8 लाख का चेक लाते हैं। लेकिन हमें आपसे एक बात पूछनी है। क्या? जगदम्बा का कौतूहल अचानक बढ़ गया। आप हमारे ऊपर ये जो सब मेहरबानी कर रहे हैं उसके बदले में आपको क्या? तभी दरवाजे पर दस्तक से उनकी बात अधूरी रह गई। ब्रिज बिहारी गलत समय तशरीफ लाए थे। रत्नदेव मन ही मन कूड़ गए। अब यह चंट पंडित क्या लेने आया है? जब मतलब की बात शुरू हुई तो बेमतलब की बाधा टपक पड़ी। ब्रिज बिहारी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। आए गए प्रधानों के बीच क्या लेन देन चल रही है? क्या दांव पेच सीखा सिखाया जा रहा है? क्या इस दीन सुदामा पर भी आपकी दया दृष्टि होगी? रत्नदेव का मन बैठा जा रहा था, क्योंकि अब उनके वश में कुछ भी नहीं रहा। ग्राम प्रधानी जैसे वह नहीं कोई और कर रहा हो। वह कभी पंडित तो कभी ठाकुर के हाथ की पतंग की डोर बनते जा रहे थे। वह सशंकित थे कि कहीं बृजबिहारी 5 ट्रक अनाज वाली बात जगदम्बा को न बता दे। इसीलिए अब उसमें जगदम्बा का भी एक हिस्सा लगेगा। इसी दरमियान सलोनी उन्हें अंदर बुला ले गई। जब वह कुनमुनाते हुए अंदर गए तो बृजबिहारी और जगदम्बा परस्पर फुसफुसाने लगे, और जब वह वापस आए तो दोनों दूर दूर बैठे हुए खुद में खोए होने का बहाना बनाए हुए थे। वह बखूबी भांप रहे थे कि दोनों ने क्या तिकड़म बैठाया होगा। उन्हें अपनी पत्नी जसोदा का मशवरा पसंद आया था। दोनों को खिला पिलाकर इतना टुल्ल कर दीजिए कि वे आपके आगे जबान खोलने का दुस्साहस न कर सके। रत्नदेव पहले से ही जानते थे कि ठाकुर तो मांस मदिरा के पीछे पहले से ही मतवाला है, और यह बगुला भगत पंडित भी गोश्त चिचोर चिचोर कर खाता है और शराब की बोतल पेट में छिपा कर घूमता है। रत्नदेव ने झटपट प्रकाश को भेजकर 3 बोतल शराब मंगवाई। गोश्त तो पहले से ही तैयार था। फिर वह बरामदे में आकर उन अवांछित मेहमानों को गोश्त और शराब की दावत दे बैठे। वहां थाली में शोरबेदार गोश्त देखकर ठाकुर के मुंह से तो पहले से ही लाल टपक रहा था। इसलिए दावत के आमंत्रण पर उन्होंने मुस्कुराकर और मुंह चियार कर अपनी मौन सहमति दे दी। बृजबिहारी थाली लगने से पहले ही दावत जिम में विराजमान हो गए। जब शराब का दौर शुरू हुआ तो पहले तो वह सतोगुण संपन्न ब्राह्मण होने का ढोंग करते हुए नानुकुर करते रहे, पर जब उन्हें लगा कि उनके सामने से जाम हटने ही वाला है तो उन्होंने घिघियाकर रत्नदेव के हाथ से जाम छीन लिया। दोनों माल मुफ्त बेरहम की तरह छक कर दावत निपटा रहे थे और हड्डियों की लुगदियों से थाली भर रहे थे। रत्नदेव ने शराब की सारी बोतलें उनके गले में उतार दी। वह प्रतिशोध के कारण आपे से बाहर हुए जा रहे थे। रत्नदेव भाई, बस और नहीं, नहीं तो हम मर जाएंगे, कहते हुए जगदम्बा ने रत्नदेव का हाथ थाम लिया। शराब का नशा उनकी होश पर भारी पड़ रहा था। रत्नदेव ने उन्हें सहारा देकर चौकी पर बैठाया। यही दशा बृजबिहारी की भी हो रही थी। दोनों के शरीर लुंज पुंज हो रहे थे, तंत्रिकाएं ढीली पड़ रही थी, जबान बेलगाम होती जा रही थी। जगदम्बा लगातार बकबक किए जा रहे थे। रत्नदेव, हम पूरे 16 आने सच बोल रहे हैं कि हम तुम्हें कुछ दे के जाएंगे, लेके नहीं।
ठाकुर जगदम्बा के जुमले को सुनकर रत्नदेव ने स्वयं से कहा, अच्छा मौका है, इन्हें ताव में लाकर इनके मन की बात उगलवा ही ली जाए। नशे में मन की सारी बातें जुबान पर आ जाती हैं। उन्होंने जगदम्बा से कहा, ठाकुर साहब, आप बार बार हमें कुछ देने और हमसे कुछ भी न लेने की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात साफ करिए। आखिर आप ठाकुर की औलाद हैं, बनिया बक्काल तो हैं नहीं। प्रत्युत्तर में जगदम्बा की बजाय ब्रिज बिहारी ही नशे में मचल उठे। दीन बंधु जी, ठाकुर जगदम्बा अपनी बिटिया को आपकी बहू बनाने का मन बना रहे हैं। आपको समधी और आपके संतोष को अपना जमाई बनाना चाहते हैं। रत्नदेव की कान खड़े हो गए। और असल बात यह है कि हम तुम्हें अपनी बिटिया देंगे, लेकिन लेंगे कुछ भी नहीं। जगदम्बा ने अपने तकिया कलाम का अर्थ समझाया। जगदम्बा की बात पूरी होने से पहले ही ब्रिज बिहारी ने सारी बात स्पष्ट कर दी। हाँ, अपनी बिटिया ही देंगे और कुछ भी नहीं देंगे, न तिलक, न दहेज, न मोटर, न स्कूटर। जगदम्बा ने ब्रिज बिहारी को तरेर कर देखा, फिर रेडियो की तरह घर घर बजने लगे। बाबू साहब, हम तुम एकदम जोड़ तोड़ के घराने के हैं। तुम कलम के छतरी हो, हम तलवार के। बस समझ लो कि जब दोनों घरानों का मेल होगा तो हम लोग पूरे जवार में सबसे ताकतवर बन जाएंगे। रत्नदेव आश्चर्य से सराबोर हो रहे थे। तो जगदम्बा के भेजे में यही बात कब से पक रही थी। ब्रज बिहारी नशे में भी होश में बातें कर रहे थे और वह अपेक्षाकृत अधिक मजाक के मूड में थे। अच्छा, तो कायस्थ छत्री ऐसे साँठ गांठ कर पुलाव पका रहे हैं, लेकिन पुलाव में मिठास हम ही से आएगा। आखिर हम बाभन जो ठहरे। बात से बतकही और बतकही से बतंगड़ बनने के कारण शोर बढ़ता जा रहा था, किंतु रत्नदेव वास्तविकता से अवगत होने के बाद चिंतित हो रहे थे। प्रकाश के विवाह पर उन्हें बतौर दहेज मोटी रकम तो मिली थी। भले ही कार के बजाय स्कूटर से संतोष करना पड़ा था, परंतु संतोष की शादी करके वह बाकी कसर पूरी करना चाहते हैं। चुनांचे अगर संतोष का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो उनकी किस्मत का पिटारा खुल जाएगा। उनका सारा परिवार मोटर कार से सैर सपाटा कर सकेगा। यूं तो प्रकाश की शादी कराकर वह सोखन साहूकार जर्जर मकान ही खरीद सके थे। अब संतोष की शादी कराकर उस मकान को आलीशान कोठी में तब्दील कर सकेंगे। बेशक कोठी बगैर तो उनकी हैसियत ही पलीद होती जा रही है। यह खूंसट जगदम्बा तो उन्हें सस्ते में ही निपटाना चाहता है और एक अधन्नी खर्च किए बगैर अपनी फूहड़ बेटी को उनके चिकने चुपड़े बेटे के साथ बांधना चाहता है। ठाकुर होकर मलेच्छों जैसी बातें कर रहा है। जहां भंडारा चलता देखा वहीं जीमने बैठ गए। उन्होंने पीछे घूमकर दरवाजे की ओट में जसोदा का चिंतित चेहरा गौर से देखा। उसने आंखों ही आंखों में कहा, यह फटीचर आदमी हमारे ओहदे से बहुत छोटा है। यह हमारी मांग क्या पूरी कर पाएगा। आप ठहरे लखपति प्रधान और यह ठहरा कंगाल और दर दर का भिखारी। निसंदेह जो जसोदा सोच रही थी यही वह भी सोच रहे थे। उसने फिर रत्नदेव को कनखियों से इशारा किया, फिलहाल इस बला को रफा दफा कीजिए, इस बारे में बाद में सोचेंगे। अभी इस 8 लाख के बारे में विचारिए, उस लाख के बारे में फुर्सत में सोचेंगे। रत्नदेव ने स्वयं को संयत किया। मन में बटुक भैरव का ध्यान करते हुए खड़े हो गए। हम तीनों का तालमेल बना रहेगा। हम मिलजुल कर रहेंगे और मिल बांट कर खाएंगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होने देंगे। उनकी आंखों में नेता सुलभ कुटिलता चमकने लगी। उन्होंने सीना फुलाकर संकल्प लिया कि उन्हें बगुला भगत बनना ही होगा। समय का यही तकाजा है। ईमानदार बगुला तो भूखों मर जाएगा। कलमुही बाढ़ काहिलों की गृहस्थी चौपट कर, मजूरों और दिहाड़ियों के रोजगार छीनकर सरजू नदी में समा रही थी। लोग राहत शिविरों से निकलकर गांवों में अपने अपने घरों के निशान जोह रहे थे।
फूस के छप्पर वाले मिट्टी के घर आखिर कब तक उफनती लहरों का प्रहार बर्दाश्त कर पाते। वे जड़ से उजड़ गए। छप्पर तो बह गए, लेकिन बाकी चीजें मिट्टी का हिस्सा बन गईं। अखड़ू कुम्हार फफक पड़ा। अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे कमाएं और क्या खाएं? रसूल मियाँ ने उसके हाथ से बैसाखी लेकर उसे मेड़ पर बैठाते हुए तसल्ली दी। अखड़ू भाई, तुम हमारे रहते तनिक भी मत घबराओ। जो होना था सो हो गया। ऊपर वाले की यही मर्जी थी। अब तुम फिर से अपना रोजगार जमाओ। बाढ़ ने चारों ओर चिकनी मिट्टी बिछा दी है। अपना चाक फिर से बैठाओ और अपने हाथों की कारीगरी का करिश्मा दिखाकर मिट्टी के बर्तन, खिलौने, औजार वगैरह बनाना शुरू करो। खुदा का शुक्र मनाओ कि बाढ़ के कहर ने तुम्हें लंगड़ा ही बनाया है, लूला नहीं। रसूल मियाँ उसे रत्नदेव के पास ले गए। उन्हें विश्वास था कि अखड़ू के परिवार के पुनर्वास के लिए दीनबंधु जी सरकार से दरख्वास्त कर उसके लायक कोई काम का बंदोबस्त जरूर करेंगे। उस समय रत्नदेव उखड़े उखड़े से थे। वह अभी अभी अपने दलबल समेत कलेक्ट्रेट से मायूस लौटे थे। कलेक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि पहले बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेकर उसका पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। फिर राहत राशि जारी की जाएगी और वह भी ग्राम प्रधान के हाथ में सीधे नहीं, सारी धनराशि ग्रामीण बैंक में जमा होगी, जहां से बाढ़ राहत कमेटी की सिफारिश पर ही किस्तों से रुपए निकाले जाएंगे। रसूल मियाँ बेंच पर बैठ गए। अखड़ू अपनी बैसाखी दीवार से टिकाकर खुद नीचे बिछी चटाई पर बैठ गया, जिस पर कोई दर्जन भर और ग्रामीण बैठे हुए थे। सबके हाथों में आवेदन पत्र थे, जिनमें वे प्राकृतिक आपदा से हुए अपने अपने नुकसान का दावा पेश कर रहे थे। रसूल ने अखड़ू के कान में कहा, अखड़ू भाई, तुम भी एक आवेदन तैयार कर लो। जब अखड़ू ने अंगूठा दिखाकर अपने अंगूठा छाप होने का प्रमाण दिया तो रसूल मियाँ उसकी ओर से खुद आवेदन पत्र लिखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख रत्नदेव एकदम से खींच उठे। ओए मुल्ला, ये लिखने पढ़ने का काम तहसील में जाके करो। सरकार ने ठेंगा दिखा दिया है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। हम क्या तुमको कुबेर दिखते हैं? रसूल ने रत्नदेव को ऐसे झक्की मूड में पहले कभी नहीं देखा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे बचपन में गलपहियाँ खेलने वाला शख्स इतनी गैरियत से बोल सकता है। उन्होंने वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को गौर से देखा। उनकी आंखें जमीन पर गड़ी हुई थी। उनके चेहरों पर उतराती उदासी का कारण समझ में आ रहा था। रत्नदेव सभी पर बरसे थे, सभी को निराश किया था। रसूल मियाँ ने हिम्मत बटोरी। दीनबंधु जी, हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं, अपना हक मांगने आए हैं। आपको हमने प्रधानी की कुर्सी पर इसलिए बैठाया है कि आप हमारा हक दिलाने में हमारी मदद करेंगे, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप जगदम्बा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा काबिल हैं। अगर आप ही हम बदकिस्मतों की ऐसी बेकदरी करेंगे तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम तो सोच रहे थे कि। उनका गला रुंध गया, पर रत्नदेव पर उनकी बात का गहरा असर हुआ। रत्नदेव ने खुद पर काबू किया। मन के किसी कोने से एक आवाज़ आई, रत्नदेव, अभी से धैर्य खोने लगे हो, ऐसा करोगे तो सारे मौके खो दोगे। उन्हें लगा कि स्वयं बटुक भैरव उन्हें आदेश दे रहे हैं। उन्होंने अपनी झुंझलाहट को फीकी मुस्कान से दबाया। मियाँ, हमारे सब्र का बांध इसलिए टूट रहा है कि हम अपनी जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं। जब सरकार ही पैसा देने से मना कर रही है तो हम क्या खुद को नीलाम करके। बीच बात में ही जगदम्बा प्रसाद ने वहां अप्रत्याशित रूप से उपस्थित होकर ऊंचे स्वर में रत्नदेव की कन्नी काट दी। अरे रे 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 रे, ना 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 प्रधान जी, खुद पर ऐसा जुल्म मत ढाना, खुद को नीलाम मत करना। जगदम्बा के तेवर बदले बदले से थे। उन्हें देख रत्नदेव की जबान तलवे से चिपक गई।
जगदम्बा ने लोगों को देखा और फिर शुरू हो गए। दीन बंधु जी, आप एकदम बेजा कर रहे हैं। अरे आप इन मुसीबत के मारों को और क्यों मार रहे हैं? इनसे एप्लीकेशन लेकर तहसील चलिए। बाढ़ राहत कमेटी इन पर तत्काल विचार करेगी। वह सार्वजनिक रूप से रत्नदेव पर रोब गालिब करने लगे। रत्नदेव को लगा कि जैसे जगदम्बा न केवल उनकी पोल खोलकर नंगा करना चाहते हैं, बल्कि लोगों से हमदर्दी भी बटोरना चाहते हैं। वह उन्हें मन ही मन कोसने लगे। कल हरामजादे को इतना खिलाया पिलाया, लेकिन सब बेकार चला गया। साला कितना नमक हराम निकला। जगदम्बा की बकबक बंद नहीं हुई। प्रधान जी, आप सीधे सीधे इन्हें यह क्यों नहीं बता देते कि अब आपके बस में कुछ भी नहीं रहा? मतलब यह कि सीधे सरकार ही इन्हें मुआवजा दिलाएगी बैंक के जरिए। सो ये लोग अपना रोना बाढ़ राहत कमेटी के सामने रोएं। जगदम्बा के मुंह से खरी बातें सुनकर सभी का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। वर्तमान प्रधान के बजाय भूतपूर्व प्रधान का पलड़ा भारी पड़ने लगा। रत्नदेव का माथा ठनका। 7:30 शनिचर का प्रकोप उन्हें अभी से दहलाने लगा है। क्या शनिदेव उन्हें मटियामेट करके ही दम लेंगे? वह मन ही मन शनिदेव को कोसने लगे। रसूल मियाँ ने खुद से कहा, अच्छा तो ये माजरा है। मुजरिम सफ़ेद पोश है। वह मुंह को सिले नहीं रह सके, बोल पड़े, लेकिन जगदम्बा जी, आप कह रहे हैं कि हमें मदद मिलेगी और दीनबंधु जी कह रहे हैं कि सरकार हमारी मदद करने से मना कर रही है। अगर सरकार हमें मदद करने को तैयार है तो ये प्रधान जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमें तो इनमें बड़ा खोट नजर आ रहा है। ठाकुर जगदम्बा रत्नदेव पर कुटिल दृष्टि डालते हुए मुस्कुराए और फिर रसूल की जुबान पर लगाम कसने लगे। तौबा तौबा, आप क्या समझते हैं कि प्रधान जी कोई हेराफेरी करना चाहते हैं? ना ना ना, ये सब फिजूल की बातें हैं। अरे जब दीनबंधु के हाथ में कुछ रहा ही नहीं तो इनके सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? ये बेचारे आजकल खुद परेशान चल रहे हैं। वह आंख मारते हुए रत्नदेव के कान में फुसफुसाने लगे। दीनबंधु जी, सरकार ने जो 5 ट्रक अनाज भिजवाया है, आप उसे किस खाने में छिपा रखे हैं? गांव में इस बात की चर्चा का बाजार गर्म है कि बाढ़ पीड़ितों का अनाज प्रधान जी हड़प गए हैं। अरे उसे फटाफट बंटवा दीजिए, नहीं तो बेकार में आफत मोल लेनी पड़ेगी। रत्नदेव को ऐसा लगा कि जैसे वह धड़ाम से आसमान से जमीन पर गिर पड़े हों। वह स्तब्ध रह गए। अनाज वाली बात जगदम्बा को कैसे पता चली? कहीं बृजबिहारी ने तो? वह दांत किटकिटाकर उसे धिक्कारने लगे। चुगलखोर पंडित ने हमें कहीं का न छोड़ा। थोड़ी बहुत जो आमदनी हुई थी वह भी हाथ से निकल गई। भैरव बाबा ने उनकी मुराद पूरी नहीं की। क्या करें, उनका मंदिर बनवाने का वचन वापस ले लें। बाढ़ ने उनकी कमर ही नहीं, उनका मनोबल भी तोड़ दिया। अगर उन्हें पता होता कि उन्हें ठेंगा मिलने वाला है तो वह अस्पताल में घायलों की सेवा क्यों करते, बाढ़ पीड़ितों की मदद क्यों करते, बल्कि आराम से अपने मजिस्ट्रेट भाई के यहाँ खर्राटे भरते होते। अब तो उनकी लुटिया डूबी ही डूबी, इज्जत भी दांव पर लग गई। लिहाजा अब उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की यथाशक्ति युक्ति करनी चाहिए। उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्यों न एक तीर से 2 शिकार किए जाएं। वह जगदम्बा के मुंह पर अपना हाथ रखकर बतियाने लगे। क्या बताएं ठाकुर साहब, हमने पहले ही 1 ट्रक अनाज बृजबिहारी के घर भिजवा दिया है ताकि वह उसे अपने पड़ोस के बाढ़ पीड़ितों में बंटवा दे, लेकिन पंडित सारा अनाज खुद हजम कर जाना चाहता है। हम तो अभी सारा अनाज बंटवा देने को तैयार हैं, पर जब लोग पूछेंगे कि प्रधान जी 4 ट्रक अनाज तो बंटवा दिए, बाकी 1 ट्रक का अनाज कहाँ गया, तो हम क्या जवाब देंगे? जगदम्बा रत्नदेव को कोने में खींच ले गए। दीनबंधु जी, वो पंडित से तो हम लोग बाद में निपटेंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि आपके पास जो 4 ट्रक अनाज है उनमें से 1 ट्रक अनाज गांव में दरिद्रों में बंटवा कर हल्ला मचा देते हैं कि 5 ट्रक का अनाज गांव वालों में खपा दिया गया है।
कोई हम पर शक तक नहीं करेगा। बाकी 3 ट्रक का अनाज हम दोनों आपस में बांट लेंगे। बेईमान ठाकुर की इस दुष्ट योजना पर रत्नदेव को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही चोर चोर मौसोरे भाई थे। चुनांचे रत्नदेव ने फिर अपना पासा बड़ी चतुराई से फेंका। लेकिन ठाकुर साहब, आप तो कल तक कह रहे थे कि हम कुछ दे के ही जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर आप हम ही से यानी अपने होने वाले समधी से यह अनाज क्यों चाहते हैं? जाइए, आप अपनी बेटी की डोली सजाइए, हम बारात लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमें तो अपनी बेटी की बारात सजाने के लिए यही अनाज बेचकर जुगाड़ करना पड़ेगा। जगदम्बा एकदम खींच उठे। रत्नदेव, कल रात जो कुछ हमने कहा था वह सब नशे में कहा था। हम अपनी बेटी तुम्हारे दरिद्र खानदान में क्यों ब्याहेंगे? क्या इस जिला जवार में और धनी मानी परिवार खत्म हो गए हैं? हम तो अपनी बिटिया किसी एसपी या थानेदार से ब्याहेंगे, तुम्हारे नाकारा संतोष के साथ क्यों ब्याहेंगे? विवाद तूल पकड़ता जा रहा था। जो घरेलू बातें कान में फुसफुसाकर कही जानी चाहिए थी, वे गला फाड़कर सरेआम कही गईं। दोनों परिवारों की अंदरूनी बातें जगजाहिर हो गईं, पर रत्नदेव का तो कुछ नहीं बिगड़ा। दरअसल उन्होंने ऐसी बातें सभी के सामने जानबूझकर की थी, ताकि जगदम्बा और ब्रजबिहारी की बेईमानी सार्वजनिक हो जाए और उनकी धूर्तता पर पर्दा पड़ जाए। उन्होंने बड़ी चतुराई से उन दोनों से पल्ला झाड़कर खुद को पाक साफ साबित कर दिया। जगदम्बा सोच रहे थे कि वह भरी भीड़ में रत्नदेव को नंगा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब रत्नदेव का तेज दिमाग चलने लगा तो वह मुँह ताकते रह गए। रत्नदेव के तिकड़म ने उन्हें पछाड़ दिया। वह मौका पाते ही वहां सभी उपस्थितों से चिल्ला उठे, आप लोग हमें बेईमान समझते हैं ना, पर असल बात यह है कि कुछ लोग हमें काला धंधा करने को मजबूर कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, आप लोगों की मदद के लिए सरकार ने 5 ट्रक अनाज भिजवाया था, लेकिन जिस पंडित ब्रजबिहारी को आप लोग बड़ा धर्मात्मा समझते हैं, वह हमसे 1 ट्रक अनाज जनता में बंटवाने के बहाने पहले ही हड़प ले गया है। बाकी 4 ट्रक अनाज में से ये ठाकुर जगदम्बा आधा अपने पास और आधा हमारे पास रखने की दुष्ट सलाह दे रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें? हम तो मर जाएंगे, पर घोटाला कभी नहीं करेंगे। अब आप ही लोग जो मुनासिब समझते हैं वो कीजिए, आखिर आप जनता जनार्दन हैं। सभी रत्नदेव का इशारा समझ गए। वे बेकाबू हो उठे। उन्होंने जगदम्बा को षड्यंत्रकारी समझकर उसकी जमकर पिटाई की। गांव वालों को असलियत मालूम होते ही वे भारी संख्या में ब्रजबिहारी के घर पर टूट पड़े और वहां से सारा अनाज लूट लिया। जब पुलिस आई तो प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों की बयानबाजी पर जगदम्बा को एक ईमानदार प्रधान से गैर कानूनी काम कराने के जुर्म में रंगे हाथों पकड़ा गया। जगदम्बा जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। तदनंतर ब्रजबिहारी को जनता के माल में से हेरा फेरी करने के चक्कर में 3 सालों की सश्रम सजा मिली। रत्नदेव का मन ठंडा पड़ गया, क्योंकि भले ही वह अनाज की हेरा फेरी करने में फिस बोल गए, उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों को सबक सिखाकर बड़ी तसल्ली हुई। चुनांचे रत्नदेव के सितारे बुलंद थे। वह दोबारा अखबारों की सुर्खियों में आए। इस बार सरकारी राहत सामग्री को जनता में ईमानदारी से वितरित कराने के काम में उनकी छवि और अधिक मुखर हो गई। उनके सिर एक आदर्श समाज सेवक का तगमा मढ़ा गया। अखबार नवीसों का हुजूम फिर उनकी ओर उमड़ा। उन्होंने रत्नदेव को समाज सेवा की मिसालिया कहानियों का नायक बनाया। जिले के सांसद फिर उनसे मिलने आए, बार बार मिलने आए और एक विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया। उनकी निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर प्रशासन ने उन्हें जिला बाढ़ राहत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। इसके चलते वह अपने गांव के ही नहीं अपितु जिले भर के बाढ़ पीड़ितों के मसीहा बन गए। अब उनकी ही सिफारिश पर अन्य बाढ़ क्षेत्रों के लिए राहत राशि जारी की जाती थी। इसलिए जहां वह लाखों के लिए तरस रहे थे, वहीं वह करोड़ों में खेलने लगे। लोग बाढ़ के सदमे से धीरे धीरे उबर रहे थे।
दीनबंधु रत्नदेव ने बटुक भैरव के मंदिर का भव्य निर्माण कराकर उसके लोकार्पण के अवसर पर जिले भर के सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया। वहां विशाल भोज में शामिल जिला सांसद ने उन्हें औपचारिक रूप से अपनी पार्टी की तरफ से मेयर का चुनाव लड़ने का न्योता दिया। इस घोषणा से सबसे ज़्यादा खुशी गांव वालों को यह सोचकर हुई कि दीनबंधु को मेयर के पद का प्रत्याशी बनाकर उनके गांव का सिर ऊंचा किया गया है। आज दीनबंधु जी जिला मेयर हैं और सांसद उनके समधी। जगदम्बा को उनके बेटे को अपना दामाद न बना पाने का बड़ा मलाल है। आखिर वह अपनी इस भूल का प्रायश्चित कैसे करें, इसलिए जेल से रिहा होते ही वह सीधे मेयर के सरकारी आवास पर गए और अपने काले करतूत के लिए उनके सामने गहरा पश्चाताप प्रकट किया। दीनबंधु जी प्रसन्न हुए। अब उन्होंने जगदम्बा को क्षमा दान कर अपने चमचों की सेना में नियुक्त कर लिया है। जगदम्बा को पूरी उम्मीद है कि जब दीनबंधु जी सांसद बनेंगे तो शायद उनकी सिफारिश पर उनकी पार्टी की ओर से उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाएगा। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी टिप्पणियां अवश्य दीजिएगा। इस चैनल और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।